हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 14 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है भाई तरु सिंह जी के बारे में। इनकी 300 बर्थ एनिवर्सरी अभी हम लोग को देखने को मिली थी, दैट्स वाई इनका टॉपिक न्यूज में था। तो भाई तरु सिंह जी कौन थे? याद रखना कि ये एक सिख शहीद थे, सिख मार्टियर थे, और इन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था सिख वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के नाम पर, सिख मूल्यों की रक्षा करने के नाम पर इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था कि इनको अपने जीवन का बलिदान देना पड़ गया? तो देखिए, इनका जन्म 1720 में हुआ था। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, 1700 का जो पीरियड था वो मुगल काल का हम लोग को देखने को मिलता था। मुगल एरा हुआ करता था, मुगल एम्पायर था उस समय, है ना। और आपको यह भी पता है कि मुगलों की और सिखों की बनती नहीं थी, दोनों के बीच में क्लैशेस हुआ करते थे। तो ऐसे ही था कि पंजाब का गवर्नर था उस समय जकरिया खान। आप लिख सकते हैं कहीं पे जकरिया खान का नाम, जकरिया खान, ये पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। अब इसने जो है वो सिखों को सप्रेस करने के लिए भाई तरु सिंह जी को अपने पास बंदी बनाकर बुलवाया। तो भाई तरु सिंह जी जब इसके सामने आए जकरिया खान के, तो जकरिया खान ने भाई तरु सिंह जी से बोला और उनके सामने एक ऑप्शन रखा कि ईदर इस्लाम और डेथ, या तो इस्लाम चूज कर लो या डेथ यानी कि मौत जो है वो चूज कर लो, या तो अपने बाल कटा लो या अपने सर कटा लो। और आपको पता है गाइस कि अब इस्लाम को अगर ये चूज करते तो ऑब्वियस ही बात है कि इनको अपने बाल कटाना पड़ता, और इसने यही, जकरिया खान ने यही ऑप्शन रखा था कि अपने बाल कटाने पड़ेंगे और इस्लाम को चूज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन रखा था। और आप जानते हैं कि सिख जो मूल्य होते हैं, सिख की जो वैल्यूज होती हैं, उसमें केश जो है वो कटाए नहीं जाते, राइट। तो इन्होंने बाल कटाने की बजाय अपना सर कटाना चूज कर लिया। तो इस तरीके से इन्होंने सिख की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हुए अपने बलिदान दे दिया अपने जीवन का। तो आप इस फोटो में भी इवन देख सकते हैं कि इन्होंने बाल कटाने से जब इनकार किया तो जकरिया खान ने कहा कि माथे के ऊपर से जो है वो इनका सर काट दिया जाए, राइट। यानी कि माथे के ऊपर से इस प्रकार से काटा जाए कि मतलब सर, अब देखो माथा तो कटेगा, हल्का सा माथा कटेगा तो ऑब्वियसली बात है डेथ होना तो पक्का ही है, और ऊपर से पूरा स्कल्प जो है वो अलग कर दिया, राइट। तो इस तरीके से जो है वो इन्होंने अपनी सिख वैल्यूज को, सिखिज्म की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से अपनी जान जो है वो दे दी थी, राइट, बलिदान जो है वो दे दिया था। तो ये एक शहीद हम लोग को देखने को मिलते हैं, सिख शहीद, सिख मार्टियर, याद रखिएगा इनके बारे में। अब यहां पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ भाई तरु सिंह जी का नाम लिखा होगा, दूसरी तरफ ऑप्शन में लिखा होगा कि इन्होंने सिख वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवा दी या अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दी, बलिदान दे दिया, ठीक है। तो ऐसे बन सकते हैं। दूसरा, आपसे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि लीडर्स के नाम लिखे होंगे और उसमें आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन से लीडर पहले थे, कौन से बाद में थे। तो 1700 के पीरियड में ये भाई तरु सिंह जी थे, थोड़ा सा याद रखना बस ये वाली चीज, ठीक है। पेपर 1 से रिलेटेड गाइस सिर्फ एक ही टॉपिक था। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे जा रहे हैं। गोवा पहली हर घर जल स्टेट हम लोग को देखने को मिल रही है। इसने डिक्लेयर कर दिया कि ये पहली हर घर जल स्टेट है। हर घर जल स्टेट डिक्लेयर करने का मतलब है कि गोवा के अंदर जितने भी ग्रामीण घर हैं, रूरल हाउस होल्ड हैं, वहां पर सभी घरों के अंदर पीने के पानी का कनेक्शन जो है वो लग गया है। जैसे कि हमारे घर में जो पीने के पानी की जो पाइपलाइन आती है ना, तो वो पाइपलाइन जो है वो गोवा के अंदर सभी जितने भी ग्रामीण घर हैं, गांव क्षेत्र वाले घर हैं, तो सभी में ये पानी का कनेक्शन जो है वो लग चुका है। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। यहां पर 2,30,000 जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ग्रामीण परिवार जो हैं, उनके घरों पे
पानी का कनेक्शन जो है वो लगा दिया गया है। और ये हर घर जल, जो हम लोग को जल जीवन मिशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसी का इनिशिएटिव है ये हर घर जल। तो इसके बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में 3 अक्टूबर 2020 के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। आपको सर्च करना है यूट्यूब के सर्च कॉलम पे 3 अक्टूबर 2020 और उसके आगे आपको लिख देना है कमलाक्ष। जो भी लिस्ट में पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा अपना 3 अक्टूबर 2020 का। और इस वीडियो के 20 मिनट 7 सेकंड पे आप जाएंगे तो मार्गदर्शिका के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, पानी समिति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो उसी में हमने जल जीवन मिशन को भी डिस्कस किया था। तो आप एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के पास इसकी पीडीएफ आती है, आपको सिंपली बस सिर्फ इस टाइम पे क्लिक करना है, आपके सामने वीडियो जो है वो पॉपअप हो जाएगा इसी टॉपिक से, यानी कि ये वाला जो टॉपिक है इसी से आपका वीडियो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात हो रही है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन के बारे में। दिल्ली सरकार का ये कैंपेन हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंटी डेंगू कैंपेन है ये। इस कैंपेन के तहत 10 मिनट देना है, जितने भी दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनको सिर्फ 10 मिनट हर संडे को देना है, 10 मिनट निकालना है हर संडे को। और उन 10 मिनट में उनको क्या करना है, अपने घर या घर के आसपास जहां पर भी पानी जमा हुआ है तो उसको देखना है और वहां से जमे हुए पानी को जो है वो निकालना है, रिलीज करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जमा हुआ पानी जो होता है वहीं पर ही ये मॉस्किटोज वगैरह जो है वो ब्रीड करते हैं, राइट, मच्छर वगैरह जो है वो पनपते हैं वो जमे हुए पानी पे। तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि डेंगू वगैरह ना हो, इसलिए संडे को सभी लोग हैं 10 मिनट निकालें दिल्ली के अंदर और वो अपने घर या उसके आसपास के एरिया पर देखें कि कहीं पर पानी जमा हुआ तो नहीं है, राइट। तो इसी को लेकर ये इनिशिएटिव है, याद रखना 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का ये इनिशिएटिव, ये कैंपेन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि शुरू हुआ 1 सितंबर से 15 नवंबर तक का ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो बताया जा रहा है कि चाइना क्रिटिसाइज कर रही है क्वाड को, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग को इसने क्रिटिसाइज किया है। तो देखो, ये तो हमेशा करेगी क्वाड को क्रिटिसाइज, बिकॉज मतलब ये चाइना को काउंटर करने के लिए ही तो क्वाड कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। तो आपको मेनली क्वाड के बारे में जो है वो पता होना चाहिए काफी डिटेल में। ये जो टॉपिक जो न्यूज में है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। इसके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने ऑलरेडी कवर करा चुका है 7 सितंबर 2020 को। आप इस लेक्चर के 28 मिनट 22 सेकंड पे जाएंगे तो आपको ये क्वाड का टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये टॉपिक रिपीट हुआ है और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जो भी टॉपिक रिपीट होते हैं उनके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एग्जामिनेशन में आने के। तो जरूर देख लीजिएगा क्वाड के टॉपिक को, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जिसको अपन बोलते हैं। एंड जिनने ऑलरेडी देख लिया है वो फिर से अगर 2x की स्पीड में रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात हो रही है इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड के बारे में। एक एग्रीमेंट की यहां पर हम लोग बात करेंगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था 1987 में, जिसको इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको राजीव जयवर्धन ने अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि उस समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी और जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के JR जयवर्धने, इन्होंने मिलकर इस एग्रीमेंट को जो है, इस अकॉर्ड को जो है वो साइन किया था 1987 में। तो इसलिए इन दोनों के नाम पर ही ये अकॉर्ड भी जाना जाता है, राइट। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपको पता है इस 3 अक्टूबर को अपन ने डिस्कस किया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक वर्चुअल बायलैटरल समिट हुई थी। इस समिट के दौरान हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर को कि जल्दी से जल्दी 13th अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करते हुए, यानी कि श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो 13th अमेंडमेंट है उसको जल्दी से जल्दी लागू करते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए तमिल के जो भी इश्यूज हैं, यानी कि तमिल जो लोग वहां पर श्रीलंका में रह रहे हैं तो उनके जो भी इश्यूज हैं तो उनको जल्दी से जल्दी जो है वो टैकल किया जा सके, राइट। क्योंकि 13th अमेंडमेंट जब जैसे ही आएगा तो उस समय जो इशू, जो डिमांड जो चल रही थी तमिल्स की कि उनको एक सेपरेट प्रोविंस मिल जाए, तो वो उनको सेपरेट प्रोविंस मिल जाएगी, राइट। तो इसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। 13th अमेंडमेंट श्रीलंका का किससे रिलेटेड है? जो तमिल्स की डिमांड है कि तमिल को एक सेपरेट टेरिटरी चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारी कंट्री के अंदर वेरियस स्टेट्स हैं, ठीक है, तो स्टेट्स के अलग हम लोग को कानून देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही ये चाह रहे थे कि इनको एक सेपरेट प्रोविंस मिल जाए, जिस प्रोविंस के ऊपर पूरा, यानी कि तमिल जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए ये पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्र हो जाए और काम कर सकें, राइट। तो इस तरीके की डिमांड जो है वो तमिल की थी और ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब 13th अमेंडमेंट श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा तब। तो इसी चीज को लेकर जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मतलब बात छेड़ी कि 13th अमेंडमेंट को जल्दी से जल्दी शामिल किया जाए, तो उस समय जो तमिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीलंका के अंदर है तो उन्होंने बेसिकली श्रीलंकन सरकार जो है उनसे कहा कि जल्दी से जल्दी जो है वो इंप्लीमेंट करो। क्वेश्चन भी रेज किए कि जो इंडो श्रीलंका जो अकॉर्ड है
तो उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है? जो ये साइन हुआ था, एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उस एग्रीमेंट के अंदर बकायदा मेंशन था कि तमिल के जितने भी इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे, टैकल किए जाएंगे, जिसमें एक 13th अमेंडमेंट का एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि तमिल की जो डिमांड है वो यही है कि उनको सेपरेट टेरिटरी जो है वो मिले, वो रहेगी श्रीलंका के अंदर ही, बट जैसे कि हमारी स्टेट है ना, उसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मतलब तमिल लोगों का वो एक पर्टिकुलर एरिया अलग प्रोविंस करे, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर स्टेट्स बनी थी लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, राइट, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनी थी। आपको याद रहोगा 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना। तो वैसे ये चाह रहे हैं कि तमिल के लिए एक अलग टेरिटरी बन जाए और उस टेरिटरी के अंदर जो लीडर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो तमिल्स के ही होंगे और वो तमिल के वेलफेयर के लिए जो है वो काम कर सकेंगे। और श्रीलंका के अंदर माइनॉरिटी में हम लोग को तमिल कम्युनिटी देखने को मिलती है, तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। अच्छा, और आगे की बात करें तो इस एग्रीमेंट के अंदर, इस अकॉर्ड के अंदर जितने भी इश्यूज चल रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मोटे मोटे तौर पर 3 इश्यूज, तो उनको रिजॉल्व करने के ऊपर बेस्ड ये एग्रीमेंट था। 3 इश्यूज में थे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेकर इशू, जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं श्रीलंका के अंदर उनके इश्यूज, उनके मुद्दे, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली तमिल माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं श्रीलंका के अंदर, उसको लेकर भी चीजें मेंशन थी इस एग्रीमेंट के अंदर, राइट। और इस एग्रीमेंट के अंदर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है उसको दाखिल करने की, शामिल करने की बात करी थी श्रीलंका के अंदर, कि वो जो है वो फोर्स एंटर होगी और श्रीलंका के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स वगैरह जितने भी हैं तो उनको उनके साथ वो टैकल करेगी। जिनमें से एक जो हम लोग को इस प्रकार का ग्रुप देखने को मिलता था, आर्म्ड ग्रुप, वो था लिट्टे। आपको याद रहा होगा लिट्टे, राइट। तो आपने मद्रास कैफे देखी होगी शायद, बहुत पुरानी मूवी थी जॉन अब्राहम की, तो उसमें इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया हुआ था, राइट। तो ये एक इशू था कि इनको एंटर किया जाए और टारगेट किया था कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेज हैं तमिलनाडु के अंदर, यानी ये अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स के, तो उन आर्म फोर्सेज जो है रिबिल, जिसको हम लोग बोलते हैं बागी जो है, तमिल बागी, तो वो जो है अपने अपने आर्म्स जो है वो गिव अप कर दें, यानी कि अपने अपने हथियार जो है वो गिव अप कर दें और सरकार जैसे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो काम करें, यानी कि कॉपरेट करें एक प्रकार से। तो ये वाली चीज यहां पर कही गई थी इस एग्रीमेंट के अंदर। बट लिट्टे ने जो है, लिट्टे ने अपने आर्म वगैरह गिव अप नहीं किए, अपने वेपन्स वगैरह गिव अप नहीं किए, तो उसको लेकर फिर ये एग्रीमेंट साइन तो हो गया था, बट फिर इस एग्रीमेंट की जो भी कंडीशंस वगैरह जो थी तो उसको फिर फॉलो अप नहीं किया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर यहाँ पर यही चर्चा हो रही है कि 13th अमेंडमेंट लागू कर दिया जाए, जिससे कि जो तमिल के जो इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है स्वामित्व योजना के बारे में। तो अभी प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं स्वामित्व स्कीम के तहत। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो इसका फुल फॉर्म है ये वाला, तो फुल फॉर्म भी थोड़ा सा याद रखा करो। तो फुल फॉर्म से क्या समझ में आ रहा है? विलेजेस का, गांव का सर्वे और गांव की मैपिंग किसके थ्रू? इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू, ड्रोन्स वगैरह के थ्रू मैपिंग करी थी गांव की। अब इस मैपिंग के तहत क्या किया गया था कि जितने भी गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो जो जमीन है, तो उस जमीन के पेपर जो है वो लोगों को दिए गए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि गांव के अंदर काफी सारे लोग जो है वो काफी सालों से, काफी पीढ़ियों से जो है वो रहते आ रहे हैं, तो उनके प्रॉपर, उनके पास जो है वो उनकी जो प्रॉपर्टी, उनकी जो जमीन है उसके पेपर्स तक नहीं है। तो यहां पर वही चीज की गई कि जितने भी जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं तो उनकी जो लैंड है, जमीन जो है, तो उसके पेपर्स वगैरह तैयार किए जाए और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि इन पेपर की मदद से उनको आसानी से लोन्स वगैरह मिल सके। क्योंकि बैंक में वो इन पेपर का उपयोग कोलैटरल के तौर पर रख सकेंगे और बैंक से जो है वो लोन ले सकेंगे। इससे जो इनफॉर्मल बैंकिंग जो होती थी तो वो रुक जाएगी, राइट। जो आज भी होती है काफी सारी जगह इनफॉर्मल बैंकिंग, यानी कि जैसे मार्केट में जो बड़े जमींदार लोग होते हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो ब्याज पे पैसे चलाते हैं, तो उनसे लिया जाता है पैसा, तो इसको इनफॉर्मल बैंकिंग हम लोग कहते हैं। तो इनफॉर्मल सोर्स के थ्रू जो है पैसे लिए जाते हैं जो, और फॉर्मल सोर्स हो गया बैंक। तो यहाँ पर यही फोकस किया जा रहा है कि लोग बाग जो है गांव क्षेत्र के, तो वो इस प्रॉपर्टी के पेपर्स को बैंक के पास गिरवी रख के लोन्स वगैरह उठा सकते हैं और फॉर्मल सोर्स के थ्रू लोन लेंगे फिर ये लोग, तो उनके लिए बेनिफिट भी होगा जो भी लोग इस प्रकार का लोन लेते हैं। क्योंकि फॉर्मल सोर्स के थ्रू लोन लेना जो होता है वो कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स जो होता है, ऑब्वियसली बात है, इनफॉर्मल सोर्स में कोलेटरल्स वगैरह तो गिरवी रखते नहीं है वो लोग, राइट। वो तो बस सिर्फ बात पे पैसा दे दिया जाता है, यानी कि उधारी ले रहे हैं तो बातों बातों पे पैसा दिया जाता है। और जो पावरफुल आदमी होता है, पैसे वाला होता है, उसके पास गुंडे वाली पावर भी होती है, राइट। तो वो मारपीट भी करवा सकता है और इस प्रकार से मतलब कब्जा कर सकता है उनकी प्रॉपर्टी जो है, उसके ऊपर जो है वो हक जमा सकता है, लोन देता है अगर वो, तो क्योंकि उसको पता होता है कि कैसे लोन निकलवाना है, पैसे निकलवाने हैं, राइट। बट वो फिर काफी सारे लोगों के लिए डेंजरस हो जाता है। एक तो काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो जो गरीब लोग होते हैं वो फिर इसमें पिस जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी बची कुची होती है वो भी जिससे भी उनने ये लोन लिया होता है वो उनके नाम पे चली जाती है। तो आपने ये देखा होगा, ये वाला इशू पहले भी था
जमींदार का इशू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि किसान वगैरह जो हैं वो लोन लेते थे और फिर वो लोन चुका नहीं पाते थे तो उनको अपनी जमीन से हाथ धो बैठना पड़ता था। तो ऐसे ही होता है कुछ, ये इनफॉर्मल सोर्स के थ्रू जब पैसा लिया जाता है ना उधारी पे, तो इसी प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर स्वामित्व स्कीम के तहत लोग बाग जो है गांव क्षेत्र के में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है वो तैयार करके उनको दिए जा रहे हैं और इन पेपर्स के थ्रू जो है वो फॉर्मल सोर्स से लोन ले सकेंगे और भी इस प्रकार के बेनिफिट्स हासिल कर सकेंगे वो, है ना। तो हमारे ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स। जो प्रॉपर्टी कार्ड्स इस स्वामित्व के थ्रू तैयार किए गए हैं तो उसको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है स्वामित्व स्कीम के तहत, राइट। और स्वामित्व स्कीम के बारे में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो अपन थ्योरी में भी एक बार देख लेते हैं। तो अप्रैल 2020 को ये लॉन्च हुई थी और इसका मेन टारगेट यही है कि जितने भी विलेज हाउस होल्ड ओनर हैं, यानी कि जितने भी लोग विलेज में गांव में रहते हैं और उनका खुद का घर है, राइट, तो उनके घर का रिकॉर्ड जो है वो तैयार करना और उनको प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो इशू करना। और ये इंप्लीमेंट की जाएगी पूरे इंडिया में। और ये बताया जा रहा है कि 4 सालों में फेज मैनर पे, अलग अलग फेजेस पर आने वाले 4 सालों के पीरियड में ये बताया जा रहा है कि 6.62 लाख विलेजेस जो है, गांव जो हैं, उनको कवर कर लेगी। तो पूरे इंडिया को कवर करेगी अगले 4 सालों में 2024 तक। और ये बताया जा रहा है कि इस लॉन्च के तहत 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स जो हैं उनके पास एक एसएमएस की लिंक आएगी। उस लिंक के तहत ये प्रॉपर्टी कार्ड्स को अपना डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। बट इतना ही नहीं, डिजिटल डाउनलोड करने के बाद उनके घरों में भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कार्ड्स का देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रॉपर्टी कार्ड्स का। और ये भी बताया जा रहा है कि इन कार्ड्स जो है उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे ये विलेजर्स, तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि बैंक में ये अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकते हैं लोन्स वगैरह लेने के लिए, जैसे कि ये फॉर्मल सोर्स के थ्रू ही जो है वो लोन हासिल कर पाएंगे। यानी कि उनके पास ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम आती थी ना कि इनके पास कोलेटरल्स होते नहीं थे, गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं था, इसलिए फिर बैंक्स वगैरह इनको लोन नहीं देती थी। बट अब इनके पास ऑप्शन है कि ये अपने घर की प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रख सकते हैं, राइट। जो भी इनको यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड जो दिया है उसके तहत जो है वो लोन हासिल कर सकते हैं फॉर्मल सोर्स से। और फॉर्मल सोर्स से लोन लेंगे तो इनको एक्सप्लॉइट भी नहीं होना पड़ेगा, एक्सप्लॉइटेशन से ये बच जाएंगे, है ना। तो ये चीज है, तो इसका एक जनरल आइडिया होना चाहिए आपको इस स्कीम का। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया के बारे में, SIAA के बारे में। तो ये क्या है जानते हैं। तो जो यूनियन टेरिटरी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पर 50वीं एनुअल स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया जो है वो होने वाली है 2021 में। और ये स्काल है क्या, स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया, तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1934 में। ये एक लौती ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल टूरिज्म और फ्रेंडशिप को प्रमोट करती है। पूरे दुनिया भर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक लौती ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये SIAA हम लोग को देखने को मिलती है। इसका मेन टारगेट होता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में सभी जितने भी सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको यूनाइट करना, एकजुट करना। दुनिया की लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क है ये टूरिज्म प्रोफेशनल्स की। इस बॉडी में आपको टूरिज्म प्रोफेशनल्स देखने को मिलेंगे और ये प्रमोट करती है टूरिज्म को, बिजनेस को, फ्रेंडशिप को पूरे दुनिया भर में। इसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव हम लोग को टूरिज्म सेक्टर के देखने को मिलते हैं, और जो कि टारगेट करते हैं कि आपस में, यानी कि पूरी दुनिया भर में जितने भी अलग अलग कंट्री के अंदर टूरिज्म सेक्टर के अंदर जो डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रमोट करते हैं टूरिज्म को। आपस में जितने भी पूरे दुनिया भर में टूरिज्म सेक्टर के अंदर इशू चल रहे हैं, कॉमन इशूज, तो उस पर चर्चाएं होती हैं, कैसे प्रोग्रेस करना है सबको मिलकर, तो उस पर चर्चाएं होती हैं। नए नए डेस्टिनेशंस को ये प्रमोट करते हैं। जब भी इसकी मीटिंग होती है तो जो भी नया डेस्टिनेशन होता है किसी कंट्री के अंदर, तो उसकी जानकारी देते हैं जिससे कि वहां पर टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो, राइट। तो इसको लेकर ये काम हम लोग को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। और ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एफिलिएटेड मेंबर के तौर पर भी नजर आती है वाली बॉडी स्काल इंटरनेशनल। और स्काल इंटरनेशनल पूरे दुनिया भर में हर साल कांग्रेस यानी कि मीटिंग जो है वो अपनी सेटअप करती है। इस बार 50वीं इसकी मीटिंग जो है वो हम लोग को देखने को मिलने वाली है। 50th कांग्रेस ये यहाँ पर होगी, क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। तो ये हर साल कंडक्ट करती है और हर साल अलग अलग कंट्री में ये कंडक्ट करती है अपनी कांग्रेस, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में बताया जा रहा है कि दिल्ली जो है वो पूरी तरह से टैक्स वेव कर देगी बैटरी व्हीकल्स के लिए। तो इसको लेकर दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है एक गैजेट इन्होंने इशू किया है, जिसके तहत जो भी इंडिविजुअल दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे तो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कोई भी रोड टैक्स या किसी प्रकार का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। यानी कि रोड टैक्स जो होते हैं ना, सर्विस टैक्स, रोड टैक्स, तो ये इसके ऊपर जो है वो नहीं लगने वाला है। जो भी इंसान गाड़ियां लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। और देखिए, मैंने आपको ये
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में 7 मिनट 13 सेकंड को पढ़ाया हुआ है। अगर आप इस टॉपिक पे चले जाएंगे 9 अगस्त वाले, 9 अगस्त के दिन वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट मैंने आप लोग को लिया था, तो इस लेक्चर के और जिनके पास भी ये पीडीएफ आती है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये वाला इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसा एक बटन आपको बना हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के 7 मिनट 13 सेकंड में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है जनरल इन्फॉर्मेशन, तो ये जरूर देख लो आप, ठीक है। तो आपको दिल्ली वाली ये जो पॉलिसी है इसके बारे में आइडिया लग जाएगा, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, राइट। अब चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की यहां पर बात हो रही है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 8 अक्टूबर 2020 को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में 7 मिनट 36 सेकंड पे ये टॉपिक आपको 8 अक्टूबर को मिल जाएगा। आज काफी सारे रिपीटेड टॉपिक इस प्रकार के आ रहे हैं, रिपीटेड नहीं भी है तो भी रिलेटेड टॉपिक है जो अपन ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। जैसे कि वन बेल्ट वन रोड वाला जो इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आज की डेट में चाइना ने जो काफी सारी छोटी कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, उनको लोन दे देकर जो है वो अपने प्रेशर में रख लिया, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया लोन दे देकर। और अब देखो, मैंने आपको उस समय भी समझाया था कि कोई भी कंट्री जब चाइना से लोन लेगी, और जो कि ले ही रही है, काफी सारी कंट्रीज ने चाइना से लोन लिया है, और वो जब कंट्री लोन चुका नहीं पाएंगी, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटेजी यही थी कि छोटी कंट्रीज को पकड़ो जिनकी इनकम काफी कम है, उनको लालच दो और उनको लोन दे दो, और लोन देने के बाद चाइना को पता है कि वो चुका नहीं पाएंगी, तो चाइना क्या कर सकता है, उनके ऊपर जो है हक जमा सकता है हर तरीके का, पॉलिटिकल डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन, मिलिट्री होल्ड जो है वहां पर कंडक्ट कर सकता है, यानी कि अपनी मिलिट्री को वहां पर तैनात कर सकता है। तो आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पढ़ोगे ना, तो आपको और बेटर तरीके से क्लियरिटी हो जाएगी कि मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाइना की कैसी स्ट्रेटेजी है ये। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी चाइना ने फोकस इसी चीज पे किया हुआ है कि वो कंट्रीज को लोन दे, और लोन देने के बाद जो है वो पूरी तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब ये तैयार करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी तरह से अपना कंट्रोल जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये क्रिएट कर देगा। तो आप ये वाला टॉपिक जरूर देखो यार, ये वाला टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैंने पूरी चीज जो है वो डिकोड कर दी आपके लिए कि चाइना की क्या स्ट्रेटेजी जो है वो आने वाले कुछ सालों में होने वाली है। तो देखो, चाइना किस प्रकार से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी अपनी खेल रहा है, और किस प्रकार से इसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो है वो काम करती है, यानी कि लोन देकर किस प्रकार से ये फंसा रहा है। तो देखो, इसमें क्या कर सकता है ये लोन देकर फंसाने के बाद, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन जो है वो हासिल कर सकता है एक कंट्री से। जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल फोरम पे चाइना बैठा हुआ है और उसकी काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसको उसने लोन दे रखा है, तो इंटरनेशनल फोरम पे भी जो डिसीजन जो है वो चाइना अपने अकॉर्डिंग जो है वो शिफ्ट कर सकता है। देखो, ये बात वैसे ही है जैसे कि 2 लोग हैं, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लोन दिया, जैसे मान लेता हूं एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 20 लाख रुपए लोन दे दिया, राइट। अब जो व्यक्ति है जिसको लोन मिला है तो वो चुका नहीं पा रहा है, तो पहला व्यक्ति जो है जिसने लोन दिया वो क्या बोलेगा सामने वाले को, चल ठीक है तू चुका नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, कुछ समय बाद दे देना, बट मैं जो तेरे को ये राहत दे रहा हूं कुछ समय की, उसके बदले में तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो बदले वाली जो चीज होती है ना, कि अभी मैं आपको रिलीफ प्रोवाइड करा रहा हूं, उसके बदले में जो है आप ये कर दो, तो ऐसी हरकत जो है वो चाइना की है कि चाइना लोन देकर जो है वो सामने वाली कंट्री को ऐसा फंसा रहा है कि कल को जब भी इंटरनेशनल फोरम में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है, या कुछ भी ऐसी चीज होती है कि यार किसी चीज को लेकर फाइनल डिसीजन निकालना है, या कोई नई लॉज कानून वगैरह बनाना है, तो चाइना अपने फेवर पर पूरी चीजें कर सकता है। तो ये इस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है वो चाइना की है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और डेवलपिंग नेशन जो है ये ज्यादातर हम लोग को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के ही देखने को मिलते हैं, जो कि रीपे नहीं कर पा रहे, और रीपे नहीं करने के चलते बीजिंग जो है, चाइना जो है, उसके पास चांस है कि वो एडवांटेजेस जो है वो मांग सकती है डेट रिलीफ के बदले, यानी कि वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई थी, राइट, वही चीज थ्योरी में लिखी हुई है। और कंट्रीज जो है वो किस प्रकार से ट्रैप में फंस गई हैं, तो देखो चाइना ने काफी सारी कंट्रीज को इस प्रकार से फंसाया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका जो है वो चाइना के दबाव में थी, लोन के बहुत लोन था श्रीलंका के ऊपर चाइना का। तो चाइना ने श्रीलंका को बोला कि चल ठीक है तू लोन नहीं चुका पा रहा है, तो एक काम कर, मुझे अपना हम्बनतोता पोर्ट दे दे। हम्बनतोता पोर्ट जो है, मैं आपको उसकी लोकेशन भी दिखा देता हूं, ये देखो, ये श्रीलंका आपको दिखाई दे रहा है, ये है हम्बनतोता पोर्ट। तो चाइना ने बोला कि एक काम कर, 99 साल की लीज पर ये पोर्ट जो है वो मुझे दे दे। तो श्रीलंका ने 99 साल की लीज पर ये पोर्ट जो है वो चाइना को दे दिया। अब चाइना क्या करेगी, इस पोर्ट का इस्तेमाल करेगी कमर्शियली भी और मिलिट्री वाइज भी, यहाँ पर अपने सैनिक वगैरह तैनात कर देगी, जिससे कि इंडिया को काउंटर कर सकेगी है, राइट। और इवन इस क्षेत्र से यानी कि अपने माल वगैरह जो है वो और ट्रांसपोर्ट कर पाएगी एशियन रीजन पर जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसके पास एक बैकअप मिल जाएगा इस क्षेत्र पर रहने का। और स्पेशली इसका मेन तो फोकस यही है कि इसको जो है वो यहाँ से मिलिट्री अपनी निगरानी रखनी है,
क्योंकि ये इस पोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अपनी मिलिट्री को तैनात करेगा, बट सिक्योरिटी के नाम पर ये इस एरिया पर जो है वो निगरानी रखेगा, स्पाई करेगा। और आप जानते ही हो कि स्पाई करने की आदत जो है वो चाइना की काफी पुरानी है, उसकी मूल आदत है ये, राइट, यानी कि उसके जहन में ही है ये निगरानी करना, स्पाइंग करना, राइट। तो ये वाली चीज है। अच्छा, ऐसे ही इसने फंसा दिया था और भी दूसरी कंट्री को। अगर हम लोग जिबौती की बात करें तो इसको भी इसने ऑलरेडी फंसाया हुआ है। यहां पर इसने पहला मिलिट्री बेस इस क्षेत्र पर इसने अपना कंस्ट्रक्ट कर दिया था। इसके अलावा अंगोला को भी इसने ऐसे ही फंसाया था। अंगोला जो है वो आज की डेट में चाइना का कर्जा भरने के चक्कर में चाइना को तेल जो है वो प्रोवाइड करा रही है और भी काफी सारी सर्विसेज ऑफर कर रही है, राइट। तो इससे ये ऑलरेडी ये अंगोला को जो है वो काफी नुकसान हो रहा है। पहले ही उसकी इकोनॉमी जो है वो खराब थी और भी ज्यादा मतलब डेट में हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कर्जे में इतनी ज्यादा मतलब प्रेशर में आ गई है कि वो कर्जे के ऊपर कर्जा इसका होता जा रहा है। कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा जो है वो उसको लेना पड़ रहा है और लॉस में जो है जा रही है ऐसी कंट्री। तो ये चाइना की कुछ स्ट्रेटेजीज है इस प्रकार की जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, स्पेशली वो वाली स्ट्रेटेजी जिसके बारे में आपको बताया था कि इंटरनेशनल फोरम में इन्फ्लुएंस कर सकती है ये अपने डिसीजन को, राइट। अंगोला का आप लोकेशन देख लो, आप ये अंगोला की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है अफ्रीका के अंदर। इसके आसपास की कंट्री देखो आप, नाम्बिया के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। और इसके ऊपर आप देखिएगा ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जाम्बिया है, राइट, इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। तो इसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए लोकेशन वाइज। और ये देखो आप, जिबौती ये कंट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बगल में सोमालिया आपको दिखाई देगी, ये आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखाई दे रहा है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, राइट। तो ऐसी मैप की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहनी चाहिए। अब गाइस इस न्यूज में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। रिपोर्ट का नाम है बीटन और ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया पर टारगेट किया गया कि साउथ एशिया में कोरोना वायरस के क्या असर हम लोग को देखने को मिले हैं, और यहां पर स्कूल के ऊपर मेनली फोकस किया है कि स्कूल क्लोजर का इंपैक्ट जो है उस पर एनालिसिस यहां पर नजर आई है, देखने को मिली है कि स्कूल के ऊपर जो स्कूल बंद होने के बाद जो है बहुत बुरी स्थिति जो कंट्रीज की हुई है, ना ही सिर्फ कंट्री की हुई है बल्कि कंट्री के फ्यूचर की भी हुई है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि देश का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो आज के बच्चे हैं। बट आज के बच्चे अगर स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो देश का फ्यूचर भी जो है वो थोड़ा सा खतरे में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इवन देश की इकोनॉमी भी, क्योंकि यही बच्चे जो हैं जब वो बड़े होते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी वो उनके हाथ में आती है, तो एक कंट्री की जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती है, कंट्री जो है वो ग्रोथ करती है। बट अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, उनके एजुकेशन पीछे हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं एक कंट्री को भी फेस करना होगा, उसकी जीडीपी वाइज भी, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को भी मेंशन करना है इस वेरियस डायमेंशन के थ्रू, जो मैंने भी आपको बताया कि हर एक अप्रोच, क्या आज स्कूल बंद हुए हैं तो उसका असर आने वाले समय में पड़ेगा, और ना ही सिर्फ उसका असर इंडिविजुअल को पड़ेगा बल्कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी को भी पड़ेगा। तो ये अप्रोच जो होनी चाहिए वो आपके आंसर राइटिंग में होनी चाहिए। अब इस रिपोर्ट ने क्या बताया कि साउथ एशिया रीजन के अंदर नुकसान 622 बिलियन यूएस डॉलर का हो सकता है, और ये बढ़कर बुरी से बुरी स्थिति में 880 बिलियन यूएस डॉलर तक भी जा सकता है। और रीजनल लॉस जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया में हम लोग को देखने को मिला है, और सभी कंट्रीज जो है वो अपने जीडीपी का शेयर जो है वो लूज करेंगी स्कूल बंद होने के कारण। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और साउथ एशिया जो है यहां पर अभी तक का सबसे खतरनाक, सबसे वर्स्ट रिसेशन जो है वो 2020 में देखने को मिला है कोरोना वायरस के कारण, राइट। और इससे आप भी वाकिफ हैं, आपको भी पता है इस चीज के बारे में कि बुरी स्थिति हुई है। इकोनॉमिक स्थिति के बारे में तो कितनी बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो हम लोग को क्रैश देखने को मिला, इकोनॉमिक क्रैश, जो शटडाउन जो हुआ था, लॉकडाउन जो हुआ था, तो उसके कारण बुरी स्थिति डेवलप हो गई, लोगों की जॉब चली गई थी यार। अच्छा, स्कूल के मामले में आप ये भी याद रखना, एक जॉब वाली जो बात आई है तो उसको मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, उन बच्चों के ड्रॉप आउट होने के पीछे का कारण उनके पेरेंट्स की सैलरी भी है। क्योंकि आप जानते हैं काफी सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जॉब चली गई है, उनकी डायरेक्टली उनकी इनकम के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई ऑल्सो वो बच्चे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनको ड्रॉप आउट करना पड़ गया। तो ये वाला भी जो पॉइंट है वो भी आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा टेम्पररी स्कूल क्लोजर जो है पूरे साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर, तो इसने 391 मिलियन स्टूडेंट्स को स्कूल के बाहर कर दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के। और बताया जा रहा है कि जो अभी तक हम लोग जो टारगेट कर रहे थे, फोकस कर रहे थे कि यार स्कूलिंग सिस्टम को अच्छा करना है, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, तो हमारे जितने भी एफर्ट थे वो पूरे के पूरे कोरोना वायरस के कारण पानी में मिल गए हैं, यानी कि खत्म हो गए हैं पूरे ऑल ओवर साउथ एशिया के अंदर। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और पेंडेमिक के कारण 5.5 मिलियन स्टूडेंट्स, यानी कि आप कह सकते हो 55 लाख स्टूडेंट्स वो एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट हुए हैं।
और बताया जा रहा है कि लर्निंग लॉस जो है वो उनमें देखने को मिला, यानी कि एकेडमिक वाइज भी जो है वो पीछे हो गए हैं। और लाइफ टाइम इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है पड़ने वाला है, यानी कि एक बच्चा जब जॉब करेगा, वही चीज मैंने आपको बताई कि एक बच्चा जब एजुकेशन अपनी कंप्लीट करेगा या करेंगे और उसके बाद फिर वो जॉब उनकी लगेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें भी पीछे हट गए वो, क्योंकि उनको जो जॉब लगने वाली थी, जो पैकेज उनको मिलने वाला था, वो अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए। राइट, तो ये एक लॉस, लाइफ टाइम लॉस प्रोडक्टिविटी के ऊपर नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और कंट्री की भी प्रोडक्टिविटी का ये लॉस ही है, कंट्री की भी ग्रोथ जो है वो हम लोग को नहीं देखने को मिलेगी एज सच, जैसी होनी चाहिए थी। राइट, जब कोरोना वायरस नहीं था तो उस समय कंट्री ग्रो कर रही थी, ठीक है, बढ़ रही थी जैसे जैसे करके आगे उस लेवल पे, बट अब मुश्किल है थोड़ा सा। और इसके पीछे के इफेक्ट्स देखिए आप कितने सारे हम लोग को अब नजर आ रहा है। तो वाकई में यार कोरोना वायरस ने तो बहुत बुरी हालत करी है। प्रोजेक्टेड लर्निंग लॉस जो हुआ है वो 0.5 ईयर्स का देखने को मिला है, लर्निंग एडजस्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का, लेस का, और ये 6.5 लेस से 6.0 लेस हो गया। अब ये लेस क्या है, तो लेस वो चिप्स वाला नहीं है, ये लर्निंग एडजस्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कंसेप्ट है। ये इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड बैंक ने। इसमें कंबाइन किया जाता है कि एक मतलब बच्चा है, उसको एजुकेशन का एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और एजुकेशन का रिजल्ट क्या है, यानी कि पढ़ाई करने के बाद जो है उनकी जॉब लग रही है कि नहीं लग रही। तो इसको बेसिकली मर्ज करके मिलाकर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें क्वांटिटी भी होती है कि कितने साल की स्कूलिंग हुई है बच्चों की, और क्वालिटी भी होती है कि मतलब एक ग्रेड के लेवल तक के स्टूडेंट को कितनी चीजें पता है, कितना नॉलेज है। राइट, तो उसको भी देखा जाता है और उसको फिर समराइज किया जाता है, तो उसको अपन लेस बोलते हैं। तो अभी तक जो लेस था वो 6.5 था, वो 6.0 हो जाएगा, पीछे चले जाएंगे हम लोग, और क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। राइट, क्योंकि दोनों चीज हुई, क्वांटिटी वाइज स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गए, क्वालिटी वाइज एकेडमिक सेशन पीछे हो गया, पीछे चले गए थोड़ा सा। राइट, तो वो चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा और क्या चीज मेंशन है, तो कंट्री के डेटा के ऊपर आधारित जो हाउस होल्ड लेबर्स की इनकम हम लोग को देखने को मिलती है, जो एवरेज चाइल्ड जो साउथ एशिया के अंदर है, वो अपनी लाइफ टाइम इनकम में $4400 जो है वो कम कमाएगा या कमाएंगी। वही चीज मैंने आपको बताई कि ये जो लॉस है, ये अभी जो लॉस दिख रहा है वो तो बहुत ज्यादा है, बट इसका इफेक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है वो आने वाले समय में भी लगातार काफी सालों तक देखने को मिलेगा। इससे रिकवर करने में कुछ नहीं तो एक डिकेड पूरा पूरा लगने वाला है। अगर ये कोरोना वायरस 2021 तक अगर खत्म हो जाता है तो, और अगर फिर भी कंटिन्यू रहता है तो और भी लंबे समय तक इसके प्रभाव, इसका इफेक्ट जो है वो नजर आएगा, देखने को मिलेगा। अब देखो, जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग हुई है और वेरियस गाइडलाइंस को जो फॉलो करने वाली जो चीज सामने आई है, नजर आई है, तो इसने काफी सारे जो सेक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को हार्म कर दिया। जैसे कि अगर अपन चर्चा करें होटल वगैरह की, जैसे होटल यानी जहां पर रुकते हैं अपन, है ना, जैसे टूरिज्म सेक्टर की अगर बात करें तो होटल्स वगैरह है, हॉस्पिटैलिटी है जहां पर रुका जाता है, तो अपन होटल करते हैं ना, ओयो रूम्स वगैरह हो गए और इस प्रकार के जो रूम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर रुकते हैं जाके होटल वगैरह में। तो अब वहां पर आप देखिएगा कितने सारे लोग वहां पर काम करते हैं एक होटल में, है ना। अब होटल चल नहीं रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि इतने सारे लोग जो है वो उनकी जॉब चली जाएगी, और जा ही रही है ऑब्वियसली, तो ये वाली चीज भी हम लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से वेरियस सेक्टर को भी जो है वो नुकसान हुआ है इस कोरोना वायरस के कारण। तो इस तरीके से लेबर प्रोडक्टिविटी भी जो है वो अफेक्ट हुई है, तो ये चीज रिपोर्ट में ये बताई जा रही है। इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह भी डिस्टर्ब हुई है, स्कूलिंग भी और दूसरे एजुकेशन भी। राइट, सीवियर इनकम लॉस हम लोग को देखने को मिला है। इवन रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दिए गए हैं, बट देन टू भी हम लोग को चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इससे लेबर प्रोडक्टिविटी कम होगी और ह्यूमन कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कम हम लोग को नजर आएगा, देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि प्रोलॉन्ग क्लोजर जो स्कूल का हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण $400 बिलियन का एक कंट्री की फ्यूचर अर्निंग को लॉस है। फ्यूचर अर्निंग को कैसे लॉस है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक बच्चा जब या बच्ची जब स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करके जब उनको जॉब लगती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस पर पूरी, अगर हम लोग जीडीपी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक कंट्री की ग्रोथ होती है। यानी कि अगर एक कंट्री के अंदर सभी लोग जो है वो वेल एस्टेब्लिश जॉब में हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो कंट्री ग्रो करेगी। बट एक कंट्री के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो जॉबलेस हैं, तो एक कंट्री की ग्रोथ भी जो होगी वो कमी हम लोग को देखने को मिलेगी। राइट, तो इस प्रकार की भी एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को बिल्डअप होनी चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में भी। अब गाइस, इस न्यूज में बात हो रही है NCPCR के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। तो पहले अपन इस बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये बॉडी न्यूज में क्यों थी उसको हम लोग देखेंगे। तो मार्च 2007 में ये बॉडी सेटअप की गई है एक कानून के तहत, एंड मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि कोई भी बॉडी अगर किसी कानून के तहत सेटअप की जाती है तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये फलाना बॉडी स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, जिनका उल्लेख हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, और कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं जिनको एक कानून के तहत बनाया जाता है। तो ये बॉडी को कानून के तहत बनाया गया, तो इसलिए NCPCR इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी।
ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे भी। अच्छा, इस बॉडी ने बच्चे की डेफिनेशन क्या रखी है? तो किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे कम की है तो उसको बच्चा घोषित किया जाएगा, यानी कि चाइल्ड माना जाएगा और इस कानून के तहत उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि लेबर लॉज जो है, लेबर कानून जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसके तहत बच्चे की डेफिनेशन क्या है, राइट? यानी कि जैसे एक मैं आपको एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं कि एक बच्चा है, उसको एक एम्प्लॉयर ने रखा है, ठीक है, काम करने के लिए। बच्चे की उम्र 16 साल से ऊपर की है, 18 साल से कम की है, तो क्या एम्प्लॉयर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? अगर की जाएगी तो क्यों, अगर नहीं की जाएगी तो क्यों? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। अच्छा, इसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज तैयार होती है ना, कोई सी भी, तो यहां पर बताया जाता है कि ध्यान में ये रखना है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोग्राम्स पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उस पॉलिसी में जितने भी अधिकार चाइल्ड राइट्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो भी बाल अधिकार होते हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ग्रांटेड है, दिए गए हैं, तो वो यहां पर कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो है वो बाल अधिकार को का वायलेशन ना करे, और ना ही जो इंटरनेशनल हम लोग को लॉ देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, तो ये जो कन्वेंशन है, ये जो एग्रीमेंट है, तो इसके प्रोविजन भी जो है वो कोई भी पर्टिकुलर फलाना कानून जो है वो उल्लंघन ना करे। तो कोई भी कानून बन रहा है, प्रोग्राम्स बन रहा है, रूल्स रेगुलेशंस बन रहा है, तो वो ध्यान में रखना है कि बाल अधिकार का वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी रूल्स रेगुलेशंस कानून में, ठीक है। तो ये चीज है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत एनसीपीसीआर क्या क्या कर सकती है? तो आरटीई एक्ट के तहत एनसीपीसीआर जो है, ये कोई भी कंप्लेन अगर आती है किसी मतलब उल्लंघन के बारे में, यानी कि कोई भी कानून का अगर उल्लंघन हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर कंप्लेन आती है तो कंप्लेन पर जांच जो है वो कर सकती है एनसीपीसीआर। ये एक व्यक्ति को समन भेज सकती है, समन भेजना यानी कि बुलाना, उस व्यक्ति को बुला सकती है और बुलाकर एविडेंसेस जो है वो डिमांड कर सकती है, सबूत मांग सकती है, मैजिस्टेरियल इंक्वायरी बैठा सकती है, रिट पिटीशन फाइल कर सकती है ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, लास्ट में होमवर्क मैं आपको देता हूं ना, वहां पर लिख लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लो कहीं पर। आपको रिट क्या होती है, रिट WRIT रिट क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो वो पूरे डिटेल में आप लिखेंगे, इसका हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख देंगे अगर आपने बना लिया हो तो, राइट। अच्छा, इसके अलावा ये अप्रोच कर सकती है सरकार को, अगर कोई भी, जैसे ऑफेंडर की अगर हम लोग बात करें, किसी भी अपराधी के खिलाफ अगर कोई मुकदमा चलाना है तो उससे रिलेटेड भी सरकार से जो है ये बातचीत कर सकती है, कंसल्ट कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा ये रिकमेंड कर सकती है इंटरिम रिलीफ अफेक्टेड को, यानी कि जो भी पीड़ित हम लोग को देखने को मिलता है, अफेक्टेड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको रिलीफ जो है, इंटरिम रिलीफ जो है वो रिकमेंड कर सकती है। जैसे कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं वेरियस जगह पर, तो बच्चों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार जो है और अथॉरिटी जो है वो ये एनसीपीसीआर के पास हम लोग को देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि अगर कोई बच्चा अगर एक्सप्लॉइट हुआ है तो उस बच्चे को कैसे रिलीफ प्रोवाइड कराना है, उसकी किस तरीके से देखभाल करना है, तो उसको भी रिकमेंड जो है वो किया जा सकता है, उस चीज को भी एनसीपीसीआर के द्वारा। अच्छा, एनसीपीसीआर में एक चेयरमैन हम लोग को देखने को मिलते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि 2 मेंबर महिला होनी चाहिए। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, दोनों ही जो चेयरमैन है और मेंबर है उनको, और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 65 साल की होनी चाहिए चेयरमैन की, और 60 साल मेंबर्स की होनी चाहिए मैक्सिमम एज। अच्छा, इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज की अगर हम लोग बात करें तो जो सेक्शन 27 क्लॉज 1 है जेजे एक्ट 2015 का, जेजे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, तो इसके तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो हर एक स्टेट में बनाना अनिवार्य है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो सेटअप करेंगे। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम क्या होता है, तो नाम से समझ में आ रहा है, बच्चे जो हैं उनको वेलफेयर करने को लेकर ये कमेटी है, यानी कि उनकी वेलफेयर के लिए ये कमेटी है, उनकी देखभाल के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, देखने के लिए, तो ये कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है, उनका कल्याण करने के लिए। इस कमेटी के अंदर टोटल 5 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर्स प्लस 1 चेयरमैन हम लोग को देखने को मिलते हैं। इन मेंबर में एक महिला होनी चाहिए और एक्सपर्ट होने चाहिए ये मेंबर बच्चों की फील्ड में, राइट, यानी कि मतलब उनके पास एटलीस्ट मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उन्होंने बच्चों की फील्ड, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, राइट, या वेलफेयर एक्टिविटीज हो गई, तो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो 7 साल तक। प्रोफेशनल भी हो सकते हैं ये लोग, यानी कि इनके पास कोई ना कोई चाइल्ड साइकेट्री की, चाइल्ड साइकोलॉजी की, सोशल वर्क की, सोशियोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट की डिग्री हो, या फिर वो रिटायर्ड एक जुडिशियल ऑफिसर हो तो भी चलेगा। और चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं उनकी एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और
मिनिमम 7 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने भी आपको बता दिया है, राइट। एंड गाइस, ये टॉपिक जो न्यूज में था ये अपने लिए काम का नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों था। तो एनसीपीसीआर जो है इन्होंने लिखा था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और मेघालय को। किसके बारे में? कि ये स्टेट जो है वो प्रस्तुत करेंगी किस प्रकार से बच्चों की देखभाल की जा रही है कोरोना वायरस के समय पे केयर होम्स के अंदर। और बताया जाता है कि इन राज्यों के अंदर 1.84 लाख बच्चे या फिर आप कह सकते हो कि नियरली 2 लाख बच्चे केयर होम्स में आपको देखने को मिलेंगे। और इतने ज्यादा जो बच्चे हैं, अगर पूरे इंडिया में केयर होम्स में कितने बच्चे हैं अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करें तो इन 8 राज्यों में 70% से ज्यादा बच्चे हम लोग को केयर होम्स में देखने को मिल रहा है टोटल, इन टोटल, राइट। जितने भी केयर होम्स है उसको अगर हम देखें कि कितने बच्चे केयर होम्स में हैं, तो इन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा बच्चे, 70% से ज्यादा बच्चे केयर होम्स के अंदर है। तो यहाँ पर वही है, एनसीपीसीआर ने लिखा था कि बताएं वो कि प्रस्तुत करें डेटा की क्या बच्चों को क्या फैसिलिटी दी जा रही है कोविड-19 के समय पे। और एनसीपीसीआर ने यह भी कहा है कि बच्चे जो हैं उनको इस समय पर, इस पेंडेमिक के पीरियड पर अगर वो अपने माँ बाप के पास रहें, पेरेंट्स के पास रहें, तो बच्चों के लिए काफी अच्छा है। ये बच्चों की जरूरत है कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के पास रहे, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो एनसीपीसीआर ने कही थी। और भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह एनसीपीसीआर की तरफ से हम लोग को देखने को मिली थी। तो इसी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर से यही रिस्पांस मांगा है, वो रिस्पांस जो कि एनसीपीसीआर ने स्टेट गवर्नमेंट से मांगा है कि स्टेट गवर्नमेंट बताएं कि क्या फैसिलिटीज, क्या व्यवस्था की जा रही है बच्चों के लिए, राइट। और ये सुओ मोटो मॉनिटरिंग है, यानी कि सुओ मोटो यानी खुद से जांच कर रही है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बच्चे जो है केयर होम्स में जो रखे जा रहे हैं पेंडेमिक के समय पर, कोरोना वायरस के समय पर, तो उनकी स्थिति कैसी। क्योंकि एनसीपीसीआर ने यह भी कहा था कि लोकल चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सामने इन बच्चों को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि इंट्रोड्यूस किया जाए इन बच्चों को लोकल वेलफेयर कमिटी के अंदर, जिससे कि ये कमिटी जो है वो फैसला ले सके कि जल्दी से जल्दी जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स जो है वो मिल जाए अडॉप्ट करने के लिए, राइट। या पेरेंट जो है वो इस समय पर, कोरोना वायरस के समय पर, इन बच्चों को अडॉप्ट कर लें, या जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के पास चले जाएं, राइट। तो ये वाली चीज है जिससे कि बच्चे की और बेटर तरीके से देखभाल हो सके। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था। और कोर्ट ने इस प्रकार की डिमांड जो है, रिस्पॉन्स जो है वो क्यों मांगा है? तो कोर्ट ने इसलिए मांगा क्योंकि कोर्ट पूरी जांच करना चाह रही है कि मतलब इस समय पर अगर बच्चा मतलब पेरेंट्स के पास जाता है या जाती है तो उस समय बच्चों की प्रॉपर देखभाल होगी कि नहीं होगी। और इस प्रकार का डिसीजन जो निकाल रही है एनसीपीसीआर कि बच्चों को उनके परिवार तक जो है वो पहुंचाना है या बच्चों को कोई अडॉप्ट कर ले, तो ऐसी चीज जब आ रही है तो उसमें क्या बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी पर ध्यान दिया गया है कि नहीं दिया गया है, पेरेंट्स और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पर ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। तो इस चीज को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है और इस महीने के एंड में सुनवाई है। तो सुनवाई में अगर कुछ रिजल्ट आता है कोर्ट के अंदर तब अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी के लिए आपको सिर्फ एनसीपीसीआर के बारे में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। और ये पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बैंगलोर रोज ओनियन की यहां पर बात हो रही है। अनियन भी बोलते हैं ना इसको, बैंगलोर रोज अनियन। तो देखो गाइस, ये गुलाबी इरूली के नाम से ये लोकली जाना जाता है, ये प्याज। और ये एक प्रकार की वैरायटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको बैंगलोर कर्नाटका में देखने को मिलेगी और इंडिया में किसी भी और दूसरे प्लेस पे ये उगाई नहीं जाती है, इसका कल्टीवेशन नहीं होता है, राइट। और इसके अलावा इसका बल्ब जो होता है वो फ्लैट बेस का होता है और स्पेरिकल होता है। बल्ब क्या होता है? तो देखो ये बल्ब, ये वाला हिस्सा होता है कि जो फूला हुआ है ना, ये बल्ब हो रहा है, तो ये बल्ब देखने को मिलता है। तो इसका फ्लैट बल्ब हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। स्पेरिकल होता है, गोल आकार का, ये हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें लाल कलर होते हैं, डीप रेड कलर इसमें आपको नजर आ जाएंगे, देखने को मिलेंगे। इसमें जो पिगमेंट होता है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एंथोकेनाइन। और इसके अलावा इसमें हम लोग को फिनॉल्स देखने को मिलता है जो कि एक केमिकल है, एंटीसेप्टिक या माउथ वॉश में उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा बहुत ही तीखा होता है ये, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में, इसके कुछ फीचर्स वगैरह। इसके अलावा इसमें बहुत हाई लेवल होता है प्रोटीन का, फॉस्फोरस का, आयरन का और कैरोटीन का, राइट। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको 2015 में मिला हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये बैंगलोर रोज अनियन, या फिर अगर गुलाबी इरूली अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ का है तो याद रखना बैंगलोर कर्नाटका का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना। इसके अलावा फरी पस कैटरपिलर की अगर हम लोग बात करें तो ये कैटरपिलर आपको दिखाई दे रही है। तो ये सदन फ्लैनल मॉथ ही हम लोग को देखने को मिलती है अपने लार्वल स्टेज में, यानी कि कीड़ा होती है ये लार्वल स्टेज में और ये अटैक करती है। अटैक नहीं करेगी बेसिकली, ये एक्चुअली लार्वल स्टेज के अंदर तो ऑब्वियसली बात है कि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। और लार्वल स्टेज क्या होता है? तो आप देखो ये एग्स हैं, अंडे हैं, अंडे का थोड़े से जब वो इल्ली टाइप की जब बन जाती है ना, हल्की छोटी छोटी सी कीड़ा अगर छोटा सा बिल्कुल बनता है तो इसको लार्वल स्टेज कहते हैं,
राइट। फिर उसके बाद फिर एक और स्टेज आती है, फिर जाकर इसकी ग्रोथ होती है, इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलती है, कीड़ा बन जाता है ये। तो जब ये लार्वल स्टेज पे होता है, यानी कि उस स्टेज पे, जिस स्टेज पर इसका बहुत ही मिनिमल मूवमेंट होता है, यानी कि फुली ग्रोन स्टेज नहीं है ये, तब भी जो है ये कीड़ा नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? तो इसमें लगे होते हैं कांटे, स्पाइन्स वगैरह इसमें लगे होते हैं, और इसकी जो टॉक्सिक स्पाइन्स जो होती है ना, जैसे ही वो लोगों को चुभती है तो लोग बहुत तेज से उनकी स्किन जो है वो जलने लगती है, जलन करने लगती है, राइट। तो ये चीज है। और इस प्रकार के कीड़े जो हैं ये मतलब यूएसए के अंदर बहुत ही खतरनाक एक प्रकार के माने जाते हैं, और विग या फिर टोपी की तरह ये नजर आते हैं, यानी जैसी विग होती है ना, विग का फर होता है, तो वैसे ही ये दिखाई देते हैं दिखने में, राइट। और इस इंसेक्ट जो है वो किसी को भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाते, राइट। मेटामॉर्फिस के बाद, मेटामॉर्फिस यानी कि उसकी जब पूरी डेवलपमेंट की स्टेज जब पूरी फिनिश हो जाती है, ये डेवलपमेंट की यानी ये फुल एडल्ट वाली जो इसकी स्टेज जो हम लोग को देखने को मिलती है, जब इसके पूरे फिजिकल फीचर्स वगैरह जो है वो डेवलप हो जाते हैं, तो उस स्टेज के बाद ये फिर जो कीड़ा है ये नुकसान नहीं पहुंचाता, बट लार्वल स्टेज में ये थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं कि ये बच सके दूसरे इंसेक्ट वगैरह से, तो इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे कांटे लगे रहते हैं, ठीक है, और जो दिखाई नहीं देते, और जैसे ही अगर कोई इसको छू लेता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है, गड़ जाता है ये कांटा। तो आप डंक बोल सकते हो कि एक डंक लगे रहते हैं इसके शरीर के पीछे या पूरे शरीर में, राइट, जिससे कि ये प्रोटेक्टेड रहे, बच के रहे, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए। और ये यूएसए के अंदर हम लोग को टेक्सास और मिसौरी में बहुत ज्यादा अभी देखने को मिल रहा है एकदम से, तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था। और ये कैटरपिलर जो है ये ओक और एल्म लीव्स में पाई जाती है, इन पत्तियों में पाई जाती है ज्यादातर, और ज्यादातर पार्क्स वगैरह में देखने को मिल जाती है। तो अभी एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में ये यूएसए के अंदर नजर आ रही है, तो इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज में देखने को मिला था। अब बात हो रही है राय चौधरी इक्वेशन के बारे में। तो देखो, अब ये राय चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं, कोलकाता में ये जन्मे थे, एक फिजिसिस्ट हैं, इनका पूरा नाम है अमल कुमार राय चौधरी। तो इनका टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ब्रिटिश फिजिसिस्ट डॉक्टर रॉजर पेनरोज जो है, जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 से सम्मानित किया गया, आधे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 से, इनके काम के लिए ब्लैक होल्स पर, तो इसके लिए ये न्यूज में थे। अब ये न्यूज में क्यों थे राय चौधरी? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो डॉक्टर रॉजर जो है ना, इन्होंने अपनी जो रिसर्च है उसके फाइनल कंक्लूजन में आने के लिए इन्होंने राय चौधरी इक्वेशन का उपयोग किया था। तो राय चौधरी इक्वेशन जो कि जनरल रिलेटिविटी के ऊपर हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको तैयार किया गया था राय चौधरी जी के द्वारा, अमल कुमार राय चौधरी जी के द्वारा, और ये एक फंडामेंटल रिजल्ट के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है जनरल रिलेटिविटी के, जो कि डिस्क्राइब करती है कि कैसे मैटर के आसपास हम लोग को बिट्स देखने को मिलता है, यानी कि मैटर जो मूव करता है कैसे इसके आसपास अपने बिट्स पर ये हम लोग को देखने को मिलता है मूव करता हुआ। तो ये जो इक्वेशन जो है गाइस, तो इसने ये जो डिस्कवर हुई है इक्वेशन, ये इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हुई है एक सोवियत यूनियन के फिजिसिस्ट लेव लैंडो के द्वारा और राय चौधरी जी के द्वारा। और ये सिंपल जनरल वैलिडेशन प्रोवाइड कराती है एक्सपेक्टेशन का कि ग्रेविटेशन जो है वो एक यूनिवर्सल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, राइट। क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जैसे धरती में भी ग्रेविटेशन है, राइट। तो कोई भी चीज हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है ना। तो ये ग्रेविटेशन जो है वो फोर्स को अट्रैक्ट करती है। वो एप्पल वाला जो एग्जांपल नहीं देखा था आपने न्यूटन का, तो ये न्यूटन की जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये चीज बताती है कि यूनिवर्सल फोर्स हम लोग को देखने को मिलता है ग्रेविटेशन। और राय चौधरी की जो इक्वेशन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल बन गई थी इनके लिए, पेनरोज के लिए, ये चीज को इन्वेस्टिगेट करने के पर्पस के लिए कि ये जो ब्लैक होल हॉरिजन जो हम लोग को देखने को मिलता है इसका बिहेवियर कैसा है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पेनरोज ने राय चौधरी इक्वेशन का उपयोग किया था। तो इसके लिए ये टॉपिक इनका न्यूज में था। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के बारे में नहीं देखा है वो आप 10th एंड 11th अक्टूबर 2020 के वीडियो में देख लीजिएगा। ये अलग अलग वीडियो नहीं, एक सिंगल वीडियो ही मैंने बनाया था, 10 और 11 अक्टूबर का एक ही में वीडियो था। तो इस वीडियो के 1 घंटा 7 मिनट 18 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स का। इस टॉपिक पे आप जरूर जाइएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ब्लैक होल के बारे में मैंने जो आपको पढ़ाया था, तो इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के बारे में वो कहां पर पढ़ाया था, क्योंकि वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे आप जाओगे तो आपको वो इंटरमीडिएट ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहां पर मैंने आपको उसको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड। अब काफी इंटरेस्टिंग चिड़िया की यहां पर बात हो रही है, रोज ब्रेस्टेड ग्रॉसबीक, तो ये चिड़िया का नाम है। और चिड़िया की खासियत मैं आपको बताऊं, ये चिड़िया का आधा शरीर नर का है, आधा शरीर मेल का है, आधा शरीर फीमेल का है, मादा का है। तो ये देख सकते हो आप। और ये जो पिंक वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ना, तो ये नर वाला हम लोग को एरिया देखने को मिलता है इसका, और मादा वाला एरिया ये आपको यहाँ पर बीच कलर का देखने को मिल रहा है। तो ये मादा वाला एरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये खासियत है इस पर्टिकुलर चिड़िया की, एक काफी रेयर, काफी दुर्लभ ये रोज ब्रेस्टेड ग्रॉसबीक हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि रिसेंटली पेंसिल्वेनिया यूएसए में पाई गई।
ये चिड़िया जो है इसमें दोनों ही मेल और फीमेल हम लोग को कलर्स देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा इसका नाम जो है वो मेल कलर के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोज कलर, ये देखो आप, ये रोज है ना, तो इसके ऊपर ये आधारित हम लोग को, और इसके चेस्ट में भी आप देखोगे तो ये आपको लाल कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी यही रखा गया है, रोज ब्रेस्टेड ग्रॉसबीक, राइट। तो ये चीज है। तो इसके मेल जो स्पीसीज, जो इसके फीचर है मेल वाले, तो उसके ही नाम पर जो है वो इसका नाम रख दिया गया है, राइट। जिसमें व्हाइट चेस्ट के ऊपर आपको ये रेड ट्रायंगल मार्किंग जो है वो नजर आएगी, देखने को मिलेगी। ये देखो आप, ये इस प्रकार की ट्रायंगल वाली, उल्टा ट्रायंगल आपको ये, या फिर उल्टा क्या, उल्टा सीधा क्या होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल तो ऐसे भी अगर आप देखोगे तो भी ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, इस तरफ से भी, राइट। ऊपर से भी करोगे तो भी आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, राइट। सी सेट हो गया। आप चलो आगे की बात करें। इसके अंदर इसकी जो फीमेल्स होती हैं उनके पास कोई पैचेस वगैरह नहीं होते, बीच बॉडी इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, बीच कलर की। ब्राउन विंग्स इसके होते हैं, येलो विंग इसके पिट्स में हम लोग को देखने को मिलता है। इसके ब्रीडिंग हैबिटेट की बात करें तो ठंडे टेम्परेचर में ब्रीड करती है ये चिड़िया। ओपन डेसिडियस फॉरेस्ट में ये आपको देखने को मिल जाएगी, ईस्टर्न नदर्न अमेरिका के। और ये बेसिकली ट्रॉपिकल अमेरिका में माइग्रेट करती है, जाती है सर्दियों के समय पे, विंटर के समय पे। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए चिड़िया से रिलेटेड, वो टर्म का नाम है गैनेंड्रोमॉर्फ। गैंड्रोमॉर्फ जो है, गैनेंड्रोमॉर्फ भी इसको आप कह सकते हो, तो बाइलेटरल गैनेंड्रोमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर बर्ड में या फिर एक पर्टिकुलर स्पीसीज में दोनों मेल और फीमेल के फीचर एक साथ है, यानी कि उसमें एक ओवरी भी है और एक टेस्टिस भी उसमें हम लोग को नजर आती है। और ये कब होता है, जब दो स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं एग में, तब ये दो न्यूक्लियाई बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ वन, यानी कि एक न्यूक्लियाई की जगह वो दो न्यूक्लियाई बना लेते हैं। दो न्यूक्लियाई के कारण क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनके, तो वो दोनों ही इसमें आ जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के ही सेक्स ऑर्गन्स या सेक्स फीचर्स जो है वो इसमें हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, राइट। और ये ज्यादातर हम लोग को इंसेक्ट्स में नजर आता है, इस प्रकार की चीजें कि एक इंसेक्ट में दोनों नर और मादा दोनों के फीचर्स हैं। बट हम लोग को काफी बार बर्ड्स में भी, स्नेक्स में भी, लॉबस्टर्स और भी दूसरे एनिमल्स में ये चीज देखने को मिली है, गैंड्रोमॉर्फिज्म या गैंड्रोमॉर्फ। तो ये चीज, ये वाला टर्म थोड़ा सा याद रखना। ये टर्म ऐसा होता है कि जिसमें एक स्पीसीज में मेल और फीमेल दोनों के फीचर जब नजर आते हैं, तो इसको हम लोग इससे जानते हैं, इस टर्म से जानते हैं, ठीक है, गैनेंड्रोमॉर्फ से। क्योंकि कभी कभी टर्म से रिलेटेड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज का बस ये लास्ट टॉपिक था अपना, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो गए, बैठ गए, तो लाइक के बटन जरूर हिट कर देना। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी जाना नहीं है, मैं आपको जनरल स्टडीज के टॉपिक्स एज अ होमवर्क दे रहा हूं। पहला टॉपिक है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पेपर 3 के अंदर ये आएगा, तो आपको इसको पढ़ना है। और दूसरा मैंने आपको रिट के बारे में पढ़ने के लिए कहा है कि रिट के बारे में आप पढ़िए, और ये दोनों टॉपिक्स हैं, इनको आप पढ़िए, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस, कल 15 अक्टूबर है, और मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था, शायद आपने देखा नहीं होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा प्लान दिया हुआ है आपको कि मंथली आपको किस प्रकार से काम करना है। तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं 15 अक्टूबर से शुरू करूंगा कि आपको मैं डेली मेंस का एक क्वेश्चन दूंगा, एक या दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं मेंस के लिए, आपकी मेंस आंसर राइटिंग पर्पस के लिए। तो उसको आपको जो है वो लिखना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने के बाद उसको आप कहां पर पोस्ट करेंगे, तो अपना जो टेलीग्राम का चैनल है ना, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से, तो वहां पर आप इसको पोस्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। बट रिस्पॉन्स ज्यादा स्टूडेंट का आया नहीं है, तो अगर आप ज्यादा स्टूडेंट अगर यहाँ पर करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल पर अगर पोस्ट करते हैं ईमानदारी से, रोज मैं रात में चेक करूंगा कि किन किन स्टूडेंट्स ने आंसर पोस्ट किए हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि जब वो अपना होमवर्क पोस्ट करते हैं। बट यहाँ पर अब मैं आपको क्वेश्चंस देने का प्लान कर रहा हूँ, तो अगर ज्यादा लोग करेंगे तब मेरे को अच्छा लगेगा मेहनत करने में, अगर कम लोग करेंगे तो फिर कोई सेंस बनता ही नहीं है ना करने का, इतना इनिशिएटिव मैं आप लोग के लिए उठाऊं। तो अगर आप ईमानदारी से अगर फॉलो करने के लिए तैयार हैं कि आप ज्यादा लोग अगर करेंगे पोस्ट, तो फिर मैं जो है वो डेली क्वेश्चन डालना भी शुरू करूंगा मेंस का, ठीक है। और मेंस के आंसर जो है वो आपस में क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली स्टैटिक पोर्शन के जनरल स्टडीज मेंस का क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूं लेक्चर के, जैसे ये वाला आपको लास्ट में ये क्वेश्चन मिलता है ना, जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मिलते हैं बेसिकली पढ़ने के लिए, तो वैसे एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मैं आपको सोच रहा हूँ रखने की। बट वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि अगर आप फॉलो कर रहे हो, ईमानदारी से लिख रहे हो, तो फिर मैं मेहनत करूँ इस तरीके की। एंड आगे और भी चीजें सोचिए गाइस, बट आपका सपोर्ट चाहिए, आप शेयर जरूर किया करो यार। एंड गाइस, अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप मंथली पीडीएफ पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज पूरे महीने की फीस है ये,
और इसमें आपको डेली जो भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूं, यानी कि करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स आते हैं, तो उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और वीकली पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। एक वीकली कंपाइलेशन आपको मिलता है, ऐसे ही आपको मंथली कंपाइलेशन भी मिलता है। और पीडीएफ होने का फायदा क्या होता है गाइस कि आपको डेली हैंड रिटन नोट्स बनाने नहीं होते करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पर आता रहता है और उसके अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे रेगुलर बेसिस पे तो आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे बेटर है स्मार्टली अपनी तैयारी करिए, उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए या फिर आपके जनरल स्टडीज टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए या ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जो आप समय जो बिताते हैं ना मेन मतलब ये हैंड रिटन नोट्स बनाने में, तो उस समय को यूटिलाइज करो, स्मार्टली स्टडी करो। और पेड पैकेज के अंदर आपको इतनी सुविधा मिलती है कि आपको रिवीजन करने के लिए भी पुशअप किया जाता है। मेरा फोकस ये होता है कि आप जब लेक्चर को देखें तो अपने फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिर्फ लेक्चर को देखें और कुछ मत करें। उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी करें जनरल स्टडीज की, ऑप्शनल की, और रात में सोने से पहले इस लेक्चर की जब आपके पास पीडीएफ आ जाएगी तो आप उसको रिवाइज कर लें। तो आपने उसी दिन सेम डे जो है वो रिवीजन भी कर लिया। फिर ऐसे ही आप रिवाइज करेंगे जब मैं आपको वीकली कंपाइलेशन देता हूं, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है, तो आपका ये दूसरा रिवीजन हो गया। और तीसरा रिवीजन होता है आपका मंथ के एंड में जब मैं आपको मंथली कंपाइलेशन देता हूं। और आई गारंटी यू कि अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो आपका मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेन गेम इस एग्जाम के अंदर यही होता है, रिवीजन। और अगर आप ईमानदारी से मैं जो चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उसी के तहत अगर आप चल रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। और प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन भी आपको इसमें दी जाती है, इतना ही नहीं मिलता। प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन यानी कि एक ऐसी मैगजीन जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये मैगजीन सेपरेट आपको मिलती है। इसके अलावा आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिनिमम 150 क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो इतना सब कुछ जो है वो आपको मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ के कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड गाइस आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए और मैं इसी प्रकार से चैनल जो है वो कंटिन्यू करता रहूंगा, राइट, मेहनत करता रहूंगा। और ईमानदारी से पूरे फोर्स के साथ आप भी जो है वो काम करिए, क्योंकि मेन फोकस है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए बस, राइट। और जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 की भी अगर आपको 7 महीनों की मैगजीन चाहिए तो इसकी फीस टोटल 300 रुपए है बस। पूरे 7 महीने की आपको लेक्चर्स की जो पीडीएफ्स हैं, मटेरियल है, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है गाइस। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।